नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग मेरी कहानी तो सुन लेते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो। तो बिना समय बर्बाद किए सीधा कहानी पर चलते हैं। तो हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। आज अमावस की रात थी। चारों तरफ घना अंधेरा था और उसी घने अंधेरों से घिरी हुई एक सड़क पर अभी इस समय एक कार अपनी गति से दौड़ी जा रही थी। उसमें बैठे इस शख्स को कुछ जल्दी थी पहुंचने की, इसलिए उसने एक शॉर्टकट मार्ग अपनाया जिससे कि उसके गंतव्य तक जल्दी पहुंचा जा सके। वह था अमित कुमार, एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर जो कि अपनी एक फिल्म से संबंधित शूटिंग के लिए इस वक्त उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों से होते हुए अपने स्थान पर जा रहा था। रात का समय था। इस वक्त रात के 2:30 बज रहे थे। वैसे उसे दिनमान से कोई लेना देना नहीं था। वह सिर्फ अपने कर्म पर विश्वास रखता था और इसीलिए उसने ना आज अमावस की रात देखी ना ही समय देखा और निकल पड़ा काम के लिए। अभी चलते हुए उन्हें करीब 4 घंटे हो चुके थे और इस वक्त वह बेहद ही सुनसान इलाके में थे जो कि आजू बाजू जंगलों से हटा पड़ा था और रास्ता बिल्कुल ही सुनसान था। यहाँ तक कि जंगली जानवरों तक का नामो निशान तक नहीं था। अमित कुमार इस वक्त अपनी किसी स्क्रिप्ट में काम कर रहे थे और उसे ध्यान से पढ़ रहे थे और सामने इनका ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। अभी गाड़ी अपनी गति पर चल ही रही थी, तभी अचानक से गाड़ी खट्टर पटर के साथ लड़खड़ाती हुई पर कुछ देर में संभल भी गई। तभी अमित कुमार ने नजर उठाकर ड्राइवर की तरफ देखा जो बेहद ही दहशत भरी नजरों के साथ सामने की ओर देख रहा था। अमित कुमार का ध्यान भी ठीक उस तरफ चला गया। उन्होंने देखा कि उनके 10-15 फीट की दूरी पर एक लड़की चली जा रही थी। वह पीछे से दिख रही थी और उसने कुछ काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। इतनी सुनसान रात में उस लड़की को उस अकेली रोड पर चलता हुआ देखकर ड्राइवर डर गया। इस पर अमित कुमार ने उसे कहा, क्यों, यह क्या कोई भूत है जो तुम डर रहे हो? ऐसा कुछ होता नहीं है, चलो, शायद उसे कोई मदद की जरूरत हो। यह कहते हुए अमित कुमार ने अपने ड्राइवर से कहा, लेकिन ड्राइवर डरा हुआ था। उसने कहा, नहीं साहब, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। एक तो आज अमावस की रात भी है और अभी समय भी आधी रात का है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं वह क्या हो। ऐसे रास्तों पर ऐसे कुछ मिलना भी कोई अच्छी बात नहीं होती। लेकिन अमित कुमार यह सब सुनने वालों में से नहीं थे और वह इन सब में विश्वास भी नहीं रखते थे। उन्होंने सख्त स्वर में ड्राइवर से कहा कि उसे जितना कहा जाए उतना ही किया करो, समझे? और उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट भी बाजू में रख दी और उनका भी ध्यान उस सामने चलती हुई लड़की पर गया। उनकी गाड़ी वापस अपनी गति में हो ली और उस लड़की की तरफ चल पड़ी। लेकिन ड्राइवर ने अमित कुमार से कहा कि वह किसी भी कीमत पर गाड़ी से नीचे नहीं उतरेंगे और अमित कुमार ने भी उस पर सहमति दी। इधर वो लड़की अभी भी चली जा रही थी, जैसे उसे पता ही ना हो कि उसके पीछे कोई गाड़ी भी आ रही है। उसकी आवाज का भी उस पर कोई असर न पड़ा। तभी अमित कुमार की गाड़ी करीब करीब उस लड़की तक पहुंच गई। जैसे ही गाड़ी उस लड़की के ठीक बाजू में पहुंची, उतने में ही वह लड़की भी चलते चलते रुक गई और फिर अमित कुमार ने भी अपनी गाड़ी रोक ली। अब उस लड़की को साफ देखा जा सकता था। उसने अमित कुमार की तरफ देखा और उसे देखकर जैसे ही उसकी सांसें थम गई। लड़की बेहद ही खूबसूरत थी। उसकी काया में एक गजब का आकर्षण था। गोरा चिट रंग और उसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखें किसी को भी मंत्रमुग्ध करने के लिए काफी थी। उसकी काली घनी लहराती जुल्फे रह रहकर उसके गालों को छू रही थी और उसने एक काला रंग का कोई गाउन जैसा ड्रेस पहन रखा था। फिर भी उसकी काया उसमें निखर कर आ रही थी। वह लड़की एक जैसी ही और एक ही भाव से अमित कुमार की तरफ देख रही थी और इधर अमित कुमार उस लड़की को देखने में ही मंत्रमुग्ध थे।
वो थी ही इतनी खूबसूरत, लेकिन ड्राइवर का हाल ऐसा नहीं था। ड्राइवर के तो पसीने छूट रहे थे, पर उससे कुछ कहा भी नहीं जा रहा था। वह अपनी जगह पर जमा रहा और कभी अमित कुमार को तो कभी उस लड़की की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में जैसे दहशत दिखाई दे रही थी। उसे बड़ा ही अजीब लग रहा था कि इस घने रास्ते पर और इतनी आधी रात को एक खूबसूरत लड़की चल रही है। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इधर अमित कुमार अभी भी उस लड़की को एकटक घूरे जा रहे थे और इधर वो लड़की भी एकटक उसे ही देख रही थी। फिर उसने अपने चेहरे पर एक धीमी सी मादक मुस्कुराहट लाई, जिसे देखकर अमित कुमार का दिल और भी पिघल गया। एक अजीब सा रोमांच उसके मन में चलने लगा। उसे लगा जैसे अभी उसे गले लगा ले। वो सम्मोहित सा हो गया था। उसने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलना चाहा कि तभी ड्राइवर ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया और अपनी गर्दन नाम में हिलाते हुए उसे कुछ इशारा किया। और फिर जैसे ही वो अपने होश में आया हो, उसका ध्यान भटका कि वह उसे लगातार घूरे जा रहा था। तो उसने अपने को ठीक किया और फिर उससे पूछा, आपको किसी की मदद की जरूरत है? लेकिन लड़की कुछ नहीं बोली। वह सिर्फ अमित कुमार की तरफ देख रही थी। पर इस वक्त अमित ने ध्यान नहीं दिया कि उस लड़की की मुस्कान कुछ फीकी हो गई हो, जैसे उसे उसका गाड़ी से बाहर ना निकलना पसंद ना आया हो। इन सब से बेखबर अमित कुमार ने फिर कहा, अगर आपको लिफ्ट चाहिए हो तो मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन फिर भी वह लड़की कुछ नहीं बोली। यह देखकर अमित कुमार को थोड़ा सा अजीब लगा कि वह कुछ कह नहीं रही थी, लगातार घूरे जा रही थी और अब उसकी खामोशी कुछ कुछ उसे भी खटक रही थी। तभी वह लड़की अमित कुमार की तरफ पूरी तरह से मुड़ गई और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अमित कुमार को यह बड़ा अजीब लगा। उस लड़की के चेहरे में कोई भाव नहीं थे, सिर्फ उसके चेहरे पर एक रहस्यमय अजीब सी मुस्कुराहट थी, जो कि उसकी खूबसूरत चेहरे पर थोड़ी डरावनी भी लग रही थी। अब तो अमित कुमार का भी दिल बैठने लगा था और उसने एक नज़र में ड्राइवर की तरफ देखा। ड्राइवर की आंखों में दहशत दिखाई दे रही थी। अमित कुमार को यह ठीक नहीं लगा। उसे लगा जरूर कुछ गड़बड़ है। उसने देखा कि ड्राइवर भी उसकी तरफ देख रहा है। उसने आंखों से उसे इशारा किया और तभी एक ही झटके में ड्राइवर ने अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी और तेज गति से वहां से निकलने लगी। गाड़ी चलाते हुए ड्राइवर भगवान का नाम लेने लगा। तो इधर पीछे अमित कुमार की भी दिल की धड़कन कुछ धड़कती हुई उसे महसूस होने लगी। तभी उसे अपने पीछे एक जोरदार अट्ठास करती हंसने की आवाज सुनाई दी, जो उस आधी रात को उस घने वातावरण में एक बेहद ही डरावना एहसास करा रही थी। हालांकि वह अब तक थोड़े आगे निकल गए थे, लेकिन वह आवाज उन्हें अभी भी आ रही थी। उसकी आवाज उनके कानों तक पहुंच रही थी। बेहद ही डरावना माहौल बन गया। किसी लड़की की आवाज थी जो कि हंसने की थी, लेकिन उस हंसी की आवाज इतनी ज्यादा डरावनी थी कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। अजीब तरीके के सन्नाटे में उस आवाज को सुनने पर अमित कुमार ने दोनों कान बंद कर दिए। उसे बेहद डर लगने लगा। उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगी। तभी उसने अपने कार के सामने लगे शीशे पर देखा कि पीछे कोई काली आकृति उड़ती हुई उनके कार के पीछे ही आ रही है। वह ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन एक काली परछाई की तरह उनके लगातार पीछे आ रही थी। कुछ देर बाद वह आकृति भी साफ दिखाई दी, जिसे देखकर अमित कुमार और उसके ड्राइवर की आंखें डर से फैल गई। वो वही लड़की थी जो थोड़ी देर पहले उन्हें पीछे मिली थी, जो बेहद खूबसूरत थी, पर अभी उसका वो रूप नहीं था। उसके बाल पूरी तरह जटाओं से जैसे लग रहे थे, नाखून लंबे और नुकीले, आंखों की जगह दो खाली कोर ही थे बस। नाक भी अपेक्षाकृत लंबी थी और उसके दांत भी बाहर को निकले हुए थे, जिनमें थोड़ा खून भी लगा हुआ था। वो जोर जोर से अट्ठास करती और हवा में ऊपर उड़ती हुई उनकी गाड़ी के पीछे पीछे आ रही थी। यह देखकर अमित कुमार बहुत ज्यादा डर गया और उसने और भी ज्यादा कार की रफ्तार तेज करने को कहा। ड्राइवर भी अब अपनी पूरी शक्ति लगाकर कार चलाता रहा और उसने खुद भी कुछ मन में पढ़ता गया और अमित कुमार को भी जोर जोर से हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए कहा। और अमित कुमार भी मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और ड्राइवर भी। देखते ही देखते उनकी गाड़ी काफी आगे निकल चुकी थी और वह जंगल धीरे धीरे खत्म हो रहा था। साथ ही धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी वह दहशत से भरी हुई हंसने की आवाजें
और अभी वह काली परछाई जो उनकी कार के पीछे उड़ रही थी वह भी अमित कुमार को दिखाई नहीं दी। तो अमित कुमार समझ गए थे शायद वह भी अब उनके पीछे नहीं है और अब हंसने की आवाज भी बंद हो चुकी है। अब शायद अमित कुमार के समझ में आया कि वह जो लड़की थी शायद वह कोई रहस्यमय लड़की थी, लेकिन वह इंसान तो नहीं थी, शायद थी एक पिशाचनी जो अमावस की रात अपने शिकार के लिए निकलती थी। ये उसे बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया था। उसका वो डरावना रूप याद कर अमित कुमार थर थर कांपने लगा। वो सोचने लगा कि यदि वो बाहर निकल जाता तो वो उन दोनों को ही मार डालती। काफी देर तक चलने के बाद वह अब मुख्य सड़क पर आ गए थे। अब दोनों ने ही राहत की सांस ली। ड्राइवर ने अमित कुमार को पानी दिया और अमित कुमार ने पानी पिया। डर से उसका गला वैसे भी सूखा जा रहा था, जो कुछ उसने अभी अभी महसूस किया था। फिर उसके ड्राइवर ने कहा, साहब मैंने कहा था ना कि आज अमावस की रात है, ऐसे ही हमें कोई भी दिन देखकर नहीं निकलना चाहिए, वो भी आधी रात गई। साहब ऐसी रातों में बहुत सारी नकारात्मक शक्तियाँ और बहुत सी चीजें होती हैं जो हम इंसानों के समझ से परे हैं, और अमावस की रात होने पर उनकी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। हो ना हो जरूर वह कोई पिशाचनी ही थी। अच्छा हुआ कि हम गाड़ी से उतरे नहीं, अगर गाड़ी से उतरे होते तो शायद हम जिंदा भी नहीं होते। अमित कुमार ने उसकी बातों का समर्थन किया। फिर उसने अपने ड्राइवर से पूछा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि हम कार के अंदर थे और वह बाहर थी। अगर हम कार के बाहर निकल जाते तो वह हमें कुछ भी कर सकती थी। मेरा मतलब यह है कि तुमने मुझे कार से उतरने के लिए मना क्यों किया, और मैंने महसूस किया कि वह चाहकर भी हमारी कार में नहीं आ सकती थी। अमित कुमार कुछ उलझन में था, इसलिए उसने अपने ड्राइवर से यह बात पूछ ली। इस पर उसके ड्राइवर ने कहा, साहब बचपन में मेरे दादाजी मुझे कहानियां सुनाते थे और कई बातें भी बताते थे। वह कहते थे कि कार यह हमारा एक तरह से रथ है, जैसे कि महाभारत में जो अर्जुन का रथ था उसके ऊपर हनुमान जी बैठे हुए थे और पूरे महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन की रक्षा की थी। ठीक उसी तरह से कार भी एक तरह से हमारा रथ ही है। इसलिए तो हम कहीं भी जाते हैं तो पहले इसकी पूजा करते हैं, उसके बाद ही निकलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी भी अदृश्य रूप से हमारे रथ, मतलब जो भी लोहे की धातु से वस्तुएं बनती हैं, मतलब हमारी कार के ऊपर बैठकर हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए कोई भी नकारात्मक शक्तियां चाहकर भी हमसे बिना अनुमति के अंदर नहीं आ सकती। और यदि उन नकारात्मक शक्तियों को हम खुद ही पनाह देते हैं तो इसी वक्त वो अदृश्य सकारात्मक शक्ति भी उसी समय वहां से चली जाती है और हमारा कोई भी रक्षक नहीं होता। इसलिए मैंने आपको अपनी कार से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया था। उसकी इस बात पर अमित कुमार ने उसका समर्थन किया। हालांकि ये बातें उसके समझ से परे थी। शायद सबकी अपनी अपनी सोच, अपनी श्रद्धा, पर जो भी था वे सुरक्षित थे किसी अद्भुत शक्ति के द्वारा। साथ ही वह अपने ड्राइवर की सोच की दाद दे रहा था और समझदारी की भी। वह वापस अपने गंतव्य की ओर बढ़े, लेकिन इस बार अमित कुमार ने सोच लिया था कि वह अब से समय देखकर ही निकलेगा और अमावस की रात तो बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों कहानी बस यहीं तक थी। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं आज की तीसरी कहानी। रात के लगभग 12:30 का समय हो रहा था। बंगाल के एक छोटे से शहर में बसा एक पुराना रेलवे स्टेशन के पास इस वक्त फिलहाल ना के बराबर भीड़ थी। दिन में जहां चहल पहल रहती थी, वही रात होते ही वहां सन्नाटा छा जाता है। उसी स्टेशन के पास से एक व्यक्ति अपनी बाइक पर सवार होकर अपने घर जा रहा था, जो अभी अभी अपने दोस्त की शादी से घर लौट रहा था। उसे काफी समय हो गया था, इसलिए उसने स्टेशन के रास्ते से जाने का निर्णय लिया, जिससे कि जल्दी घर पहुंचा जा सके। वहां से एक शॉर्टकट रास्ता जाता था। अभी वह स्टेशन के करीब ही पहुंचा ही होगा। एक सफेद धोती और काला कुर्ता पहना हुआ एक करीब 55 वर्ष का एक आदमी उसे हाथ हिलाते हुए दिखा, जैसे कि उसे रुकने के लिए कह रहा हो। उसे देखकर वह भी रुक गया। फिर उस आदमी ने कहा कि मुझे भी इसी रास्ते से थोड़ा आगे जाना है, क्या मुझे आप छोड़ देंगे? उस पर उस बाइक वाले ने पहले उसे ऊपर से नीचे तक देखा। कपड़े तो धोती कुर्ता ही थे, पर आज के जमाने के हिसाब से ना लग के पुराने जैसे दिख रहे थे। और उसके हाथ में एक काले रंग का छाता भी था।
कुछ देर सोचने के बाद उसने उसे बैठने के लिए हाँ कर दी और अपनी बाइक पर बिठा लिया। वैसे वह बाइक वाला एक बात से हैरान था कि यह अभी इतनी गर्मी का समय है और उस आदमी के हाथ में छाता था। वह कुछ अजीब लग रहा था। पीछे वो आदमी एकदम खामोश बैठा हुआ था। फिर रमेश ने ही बोलना शुरू किया और पीछे बैठे आदमी से पूछा, आपको जाना कहाँ है? थोड़ा आगे ही मेरा घर है, आप चलिए, मैं आपको आगे रुकने के लिए कह दूंगा। उसने बस इतना ही कहा। रमेश को थोड़ी हैरानी तो हुई पर उसने इतना ध्यान नहीं दिया। रास्ते भर दोनों के बीच थोड़ी थोड़ी बहुत बातचीत हुई। रमेश को बड़ा अजीब लग रहा था कि वह जितना पूछ रहा था वो आदमी उतना ही बात का जवाब दे रहा था। रमेश को उसके पहने हुए कपड़े भी काफी अजीब लग रहे थे, जैसे कि वह आज के जमाने का ना होकर कोई पुराने जमाने का हो। दिख तो सामान्य सा ही लग रहा था लेकिन थोड़े पुराने जमाने जैसा लग रहा था। काफी देर उसे बाइक चलाते हुए हो गया था और पीछे बैठा हुआ आदमी अभी भी खामोश था। उसने कुछ कहा ही नहीं था कि उसे कहाँ जाना है। तब रमेश को लगा कि उसे पूछ लेना चाहिए। फिर अचानक से उसका इस बात पर ध्यान गया कि उसे पीछे काफी हल्का सा महसूस हो रहा है, जैसे कि कोई पीछे बैठा ही ना हो। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसके पीछे कोई काला धुआं सा था जहां वो आदमी बैठा था, जो उसके देखते ही वो धुआं एक पल में ओझल हो गया। यह देखते ही रमेश बुरी तरह डर गया और उसका अपनी बाइक पर से नियंत्रण छूट गया और वह नीचे गिरकर बेहोश हो गया। दूसरे दिन जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाया। उसे वहां बताया गया कि वह रास्ते में कल रात को बेहोश मिला था, तो उसे कुछ लोग यहाँ लेकर आए। उसके बाद रमेश ने अपने साथ हुई घटना उन सबको बताई तो वो सब हैरान और डर दोनों भाव मिश्रित किए रमेश को देख रहे थे। उन्हें ऐसा देखते हुए रमेश उनसे कहा कि क्या हुआ? तब उनमें से एक ने कहा, तुम किस्मत वाले थे जो बच गए, वरना उसे देखने के बाद कई लोगों की मौत हो चुकी है। तुम्हें जो आदमी दिखा है वो कई बार आधी रात के समय वहां नजर आता है और वह सभी से लिफ्ट मांगता है। अगर उसे कोई लिफ्ट ना दे और आगे बढ़ जाए तो वह उनकी गाड़ी के पीछे पीछे भागता है और जोर जोर से चिल्लाता है, जिस वजह से सामने वाले का गाड़ी पर से नियंत्रण छूट जाता है और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तुमने शायद उसे लिफ्ट दी थी, इसलिए उसने शायद तुम्हें छोड़ दिया, क्योंकि उसकी मौत भी इसी वजह से हुई थी। उसके बारे में लोग ऐसा बताते हैं कि उस दिन काफी बारिश हो रही थी। उस दिन कोई वाहन जाने को नहीं मिला। वो किसी गांव से आया था, पर बारिश की वजह से और रात हो जाने से उसे कोई जाने का पर्याय नहीं मिल रहा था। उसने अपने घर जाना था जहां उसकी पत्नी बीमार थी और वह उसके लिए दवाई लेकर अपने घर जा रहा था। लेकिन इतनी बारिश में उसे जाने के लिए कोई पर्याय नहीं मिल रहा था, तो वह लिफ्ट मांगने लगा, लेकिन उसे किसी ने लिफ्ट नहीं दी। वो चिल्लाता रहा कि उसे कोई घर तक पहुंचने में मदद कर दे, पर सब उसे अनसुना करके आगे बढ़ गए। ऐसे ही लिफ्ट मांगते मांगते उसे एक तेज रफ्तार ट्रक ने जोर की टक्कर मारी और वह उसी जगह मर गया। यह घटना करीब 40 साल पहले की है और तभी से उस आदमी की आत्मा अक्सर वहां देखी जाती है, उसी पुरानी रेलवे स्टेशन के पास। यह सुनकर रमेश हक्का बक्का रह गया और उसने खैर मनाई कि वह बच गया, वरना ना जाने उसका क्या होता। रात का समय था और उसी पुराने रेलवे स्टेशन के बाहर हाथ में काला छाता लिए, सफेद धोती और काला कुर्ता पहने वह अधेड़ उम्र का आदमी एक बार फिर किसी से लिफ्ट के लिए मदद मांग रहा था। आज की कहानी मुझे अफगानिस्तान से अहमद जी ने भेजी है। अब मैं आप सभी को कहानी अहमद जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। यह बात तब की है जब मेरे दोस्त की शादी थी। तकरीबन 1 साल पहले 2 फरवरी की शादी थी और यह हादसा 6 फरवरी को हुआ था। स्क्रीन पर दिखाई दिए गए फोटो में आप सभी देख सकते हैं, जो बीचों बीच तीसरे नंबर पर जो खड़ा है उसी दोस्त की शादी थी। यह हादसा मज़ार शरीफ एक शहर है अफगानिस्तान में, उसी के बॉर्डर के पास वह जगह है। स्क्रीन पर आप उस जगह की तस्वीर देख सकते हैं। यह जो जगह है वह पहाड़ी इलाका है। मैं अपने दोस्त के पास 10 साल के बाद गया था। हम दोनों बचपन के दोस्त थे। बचपन में मेरा दोस्त मेरे साथ ही रहता था। हम दोनों का घर एक दूसरे से काफी मिला हुआ था।
तो हम दोनों साथ ही बड़े हुए थे। और फिर जब मैं 10 साल का हुआ तो मैं फ्रांस चला गया था। जब मेरे दोस्त का शादी तय हुआ था तो उसने मुझे उस वक्त कॉल किया और कहा कि काफ़ी साल हो गए हैं तो आया नहीं, पर शादी में ज़रूर आना। मैं आप सभी को बता दूं कि मैं यूरोप में फ्रांस में रह रहा था। मैं वापस इसलिए नहीं आता था अफगानिस्तान में क्योंकि मेरे दादा एक पॉलिटिशियन है और जो कि उनके अपोजिट पार्टीज थी उनसे मुझे खतरा था। इसलिए उन्होंने मुझे 10 साल की उम्र में ही फ्रांस यूरोप में रहने के लिए भेज दिया था। जैसे कि आप सब जानते हो अफगानिस्तान में हालात अच्छे नहीं हैं। मैं अपने दोस्त की शादी से 10 दिन पहले ही आ चुका था। मैं अपने दोस्त से काफ़ी सालों बाद मिल रहा था। खुशी का माहौल था। मैंने अपने दादा और अपने माँ बाप को मना लिया था अफगानिस्तान में आने के लिए। मेरे दोस्त के शादी की तैयारियां हो रही थी। मैं और मेरे काफ़ी दोस्त मिलकर मेरे दोस्त की शादी के लिए मदद कर रहे थे क्योंकि जो मेरा दोस्त था जिसकी शादी थी उसकी फैमिली इतनी अमीर नहीं थी। इसलिए हम सब दोस्त ने मिलकर उसकी शादी में कुछ मदद करने की कोशिश की। जितना हम सबसे हो सकता था हमने मदद की। शादी अच्छे से हो गई। पूरी रात मौज मस्ती हुई, बम पटाखे फोड़े गए, खूब शराब पिया गया और साथ में गांजा वगैरह भी पूरी रात चलती रही। शादी होने के बाद सब कुछ अच्छे से रहा। मेरा दोस्त अपनी बीवी के साथ बहुत खुश था। एक हफ्ता तो मैं अपने दोस्त के साथ बिताया और दूसरा हफ्ता मैंने अपने माँ बाप के साथ। मैं अफगानिस्तान में 20 दिन के प्लानिंग के साथ आया था कि मुझे 20 दिन ही अफगानिस्तान में रुकना है। फिर ऐसे ही 10-15 दिन बीत गए घर वालों के साथ। फिर जो 5 दिन बचे थे हम दोस्तों ने सोचा कि कैंपिंग करते हैं। स्क्रीन पर दिखाई दिए गए पिक्चर में आप सब देख सकते हैं हम दोस्तों ने इसी जगह पर कैंपिंग करने का प्लान किया था। यह जो जगह थी वहां पर तालिबान ने कब्जा कर रखा था। वह एक पहाड़ी इलाका था। तालिबान ने पूरी जगह पर कब्जा नहीं किया था। वहां पर तोरा तोरा नाम का एक जगह था। वह पहाड़ी इलाका था। उसी पर तालिबान ने कब्जा कर रखा था। हम 5 दोस्त जहां पर आए थे वहां रशियन मज़ार शरीफ आए थे। तब मुजाहिदीन की कौम वहां पर गए थे। तब वहां की स्थिति बहुत खराब थी। मुजाहिदीन और रशियन के बीच बहुत ही ज़्यादा बड़ा मुकाबला हुआ। मुजाहिदीन के काफ़ी लोग मारे गए। जहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी अपने साथ बंदूक वगैरह साथ रखने लगे थे। यह काफ़ी सालों पुरानी बात है। जहाँ हम कैंपिंग करने आए थे वहां पर 2004 में तालिबान के द्वारा मारे गए मुजाहिदीन के 20,000 लोगों की कंकालें बरामद हुई। वह नज़ारा काफ़ी भयानक था। हम 5 दोस्त तैयार हो गए थे कैंपिंग करने के लिए। हम अपनी कार में थे और हमने अपने साथ काफ़ी सारी बंदूकें भी ले रखी थी, जिनमें से 5 AK-47, 2 स्नाइपर और एक RPG थी। क्योंकि अफगानिस्तान का माहौल काफ़ी ख़राब था और जहां हम जा रहे थे कैंपिंग करने के लिए वहां पर तालिबान का कब्जा भी था। कभी भी कुछ भी हो सकता था, इसलिए हर अफगानिस्तानी लोग अपने साथ बंदूकें रखा करते हैं। सुबह के 9 बज रहे थे। हमें जहां कैंपिंग करनी थी हम वहां पहुंच चुके थे। वहां पहुंचकर हमने अपना टेंट लगाया। फरवरी का महीना था, ठंड भी काफ़ी थी, तो यहाँ लोग नहीं आया करते थे। ज़्यादातर लोग दिन के समय यहाँ आते थे। रात के समय यहाँ कोई नहीं रुकता था क्योंकि आसपास के लोगों का कहना था कि इस जगह पर रात के समय जिन्नातों का बसेरा रहता है, इसलिए रात में वहाँ कोई नहीं रुकता था। हम अपने साथ खाने पीने का काफ़ी सामान भी लेकर आए थे। पहले दिन हम दोस्तों ने काफ़ी डांस किया, दारू वगैरह गांजा वगैरह सब पिया। उसी दिन जैसे ही रात का समय हुआ तो हमें कुछ अजीबो गरीब आवाज़ सुनाई दे रही थी, किसी के चीखने की और चिल्लाने की, और साथ ही हमें बंदूक चलने की भी आवाज़ सुनाई दे रही थी। हम सभी दोस्त नशे की हालत में थे। हम सब ने अपनी बंदूक अपने हाथों में ले ली और हम जल्द से जल्द अपनी कार में आ गए। फिर हम दोस्तों ने अपनी स्नाइपर से गोली दागी पेड़ों के ऊपर जो हमसे 400 मीटर की दूरी पर थे। हमने हर एक डायरेक्शन में बंदूकें चलाई। रात के 11 बज रहे थे और वह नज़ारा बिल्कुल भयानक सा था। तभी हमने भी बंदूक चलाना बंद कर दी। फिर हम देखते हैं कि हमारे आसपास कोई भी नहीं है। तभी हम में से एक दोस्त ने कहा कि अब हमें सो जाना चाहिए कार के अंदर ही। रात काफ़ी हो गई थी। हम कार के अंदर आ गए थे
और हमने गांजा फूकना शुरू कर दिया था। सुबह 4 बजे तक हम दोस्तों को बंदूक चलने की आवाज आती रही। फिर सुबह 4 बजे के बाद ही बंदूक की आवाज आना बंद हो गई थी। हम अपने साथ जितनी भी शराब लेकर आए थे हमने सब खत्म कर डाली थी। हमारे पास 5 दिनों के हिसाब से शराब थी, पर हम दोस्तों ने एक ही रात में सारी शराब खत्म कर दी, क्योंकि हम सबको भरोसा हो गया था कि अब हम मरने वाले हैं। हम में से एक दोस्त वह पूरी रात रोता रहा। उसको काफी डर लग रहा था। जो भी हमारे साथ हो रहा था, सुबह 4 बजने से 1 घंटा पहले तक हमारे कार पर गोली चलने की आवाज आ रही थी। हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि 3000 बंदूकों से हमारी कार पर हमला किया जा रहा है, और हमारी कार साथ में हिल भी रही थी जब गोली कार से टकरा रही थी। जब गोली कार से टकराती है तो वैसी ही आवाज हमारी कार से भी आ रही थी। वह आवाज इतनी भयानक थी क्योंकि वह एक गोली की आवाज नहीं थी, वह कई हजार गोलियों की आवाज हमारी कार से आ रही थी, कि काफी हजार गोलियां हमारी कार से टकरा रही हो, कि कोई हजारों लोग हमारे ऊपर हमला कर रहा हो। फिर तभी हम सब कार से बाहर आकर देखते हैं, जब 4 बज जाते हैं सुबह के, कि आसपास कुछ भी नहीं रहता। हमारी कार पर एक खरोच तक नहीं रहती है। और आज दूसरा दिन था। मेरा दोस्त मुझसे कहता है कि कल रात जो कुछ भी हमारे साथ हुआ, हमने महसूस किया वह और कोई नहीं, जिन थे। और साथ में मेरे दोस्त ने यह भी बताया कि 2004 में मिली कंकालों की भी आत्माएं यहाँ भटक रही हैं, पर वह आत्माएं अच्छी हैं। वह हम लोगों को जिनों से बचा रही थी। दूसरे दिन हमने अपनी जगह बदल दी थी। हम थोड़ी पहाड़ी इलाके की तरफ आ चुके थे। स्क्रीन पर दिखाई दी गई फोटो को आप देख सकते हैं। यह दोपहर के 3 बजे की फोटो है, जब हमने अपने कैंपिंग की जगह बदल ली थी। साथ ही हमने घर ना जाने यहीं रुकने का फैसला किया था। पिछली रात हम नहीं सोए थे, इसलिए हमने वहां अपना टेंट लगाया और हम दोस्त सो गए। फिर अचानक कुछ घंटों बाद ही मैं अपने टेंट में सो रहा था और मुझे महसूस होता है कि किसी ने मेरे कमर पर बहुत जोर से मारा हो। तभी एकदम से झटके से मेरी आंख खुल जाती है और मुझे महसूस होता है कि किसी ने मेरे कमर पर बहुत जोर से मारा हो। तभी एकदम से झटके से मेरी आंख खुल जाती है और मैं अपने टेंट से थोड़ा बाहर आकर देखता हूँ अपने दोस्तों के टेंट्स की तरफ। वहाँ का नज़ारा देखकर मैं डर जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि वहाँ इंसानों की आकृति जैसे काले साए मंडरा रहे थे। वह भी काफी सारे थे। मैं फौरन अपने टेंट से गन उठाता हूँ और उनकी तरफ फायर करने दौड़ता हूँ, और साथ में मैं ऊपर वाले का नाम भी लेता हूँ। मेरी आवाज़ सुनकर मेरे बाकी दोस्त भी जाग जाते हैं। मैं उनसे कहता हूँ, तुम लोग भी बस ऊपर वाले का नाम लो और उन पर फायरिंग करना शुरू कर दो। हम सब काफी डर गए थे, पर अभी तक हमने अपनी हिम्मत नहीं हारी थी। फिर कुछ ही देर में हम एक आदमी की आवाज सुनते हैं। वह एक मालिकम मुस्लिम जिन था। वह हम सबसे कहता है, मैं यहाँ अपने दोस्त के खजाने की रक्षा कर रहा हूँ। आप लोग फायरिंग करना बंद कर दीजिए, हमारे साथ बच्चे भी हैं। आप हमारे इलाके में आ चुके हैं और हमें इससे दिक्कत हो रही है। तभी मेरा एक दोस्त उनसे कहता है, हम यहाँ खजाने के लिए नहीं आए हैं और ना ही हमारा ऐसा कोई मकसद है कि आपको परेशान करें। हम तो बस यहाँ मौज मस्ती के लिए आए थे, पर हम कल रात से ही डरे हुए हैं, क्योंकि कल रात से हमें कुछ अजीबो गरीब बंदूक के चलने की आवाज आ रही थी, जिसकी वजह से हम पूरी रात सो नहीं पाए। हम आपसे माफी मांगते हैं और हम आपसे यह भी चाहते हैं कि क्या हम आज रात यहाँ शांति से सो सकते हैं। मेरे दोस्त के कहने के 5 मिनट बाद ही वह कहते हैं, हाँ आप लोग सो सकते हैं। और वह साथ में यह भी कहते हैं कि हम पूरी रात आपकी सुरक्षा भी करेंगे। जिस आवाज को मैं और मेरा दोस्त सुन रहे थे वह बिल्कुल किसी बूढ़े आदमी की तरह की थी। फिर उस रात बड़ी शांति से हम सब सोए और अगले ही दिन हम वहां से निकल गए। मैं अपने दोस्त और अपने घर वालों से अलविदा लेकर फ्रांस वापस आ गया। मज़ार शरीफ में मेरे आखिरी दिन की फोटोज मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की दूसरी कहानी सुनते हैं। यह कहानी मैंने अपने चैनल पर पहले भी अपलोड कर रखी है, लेकिन उस वक्त इस कहानी पर इतने व्यूज नहीं आए थे जितने आने चाहिए थे, तो इसलिए मैं इस कहानी को फिर से आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ।
तो चलिए दोस्तों, आज की दूसरी कहानी सुनते हैं। मुझे लगता है कि मुझे यह सब चीजें कागज पर लिखकर इन सभी चीजों पर पुनः विचार करना चाहिए। मुझे लगता है कि मेरे साथ कुछ अजीब चीजें घटित हुई हैं। हो सकता है यह सब मेरे मन का वहम ही हो। मुझे सिर्फ अपने विचारों पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरा दिमाग इतनी सारी बातों को एक साथ ग्रहण नहीं कर पा रहा है। इस छोटे से अपार्टमेंट में ऐंठन महसूस होने लगी है। शायद यही समस्या है। मुझे बस पूरी दुनिया में यही रूम जो लेना था, क्योंकि ये काफी सस्ता जो था। यहाँ खिड़कियों की कमी दिन और रात को समान बना देती है। मैं कुछ दिनों में बाहर नहीं निकला, क्योंकि मैं इस प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट पर इतनी गहनता से काम कर रहा था। मुझे लगता है कि मैं इसे पूरा करना चाहता हूँ। मॉनिटर पर घंटों बैठे रहने और घूरने के कारण किसी को भी अजीब महसूस हो सकता है, मुझे पता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि केवल यही बात है। मैं ये पक्का नहीं बता सकता कि मैंने ये डर पहली बार कब महसूस किया, और ना ही इसे परिभाषित कर सकता हूँ। शायद मैं थोड़ी देर अगर किसी से बात करता तो सब वापस सहज हो जाता। प्रोग्राम के निष्क्रिय होने पर मैं आमतौर पर जिनसे भी बात करता हूँ वो ऑनलाइन नहीं आ रहे थे। मेरे मैसेज का कोई जवाब नहीं आ रहा है। अंतिम ईमेल मुझे किसी ने भेजा था एक दिन पहले। एक मित्र ने कहा था कि जब वह स्टोर से वापस आएगा तो वह मुझसे बात करेगा, और वह कल था। मैं अपने सेल फोन से कॉल कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ का नेटवर्क बहुत खराब है। हाँ, यही बात है। मुझे बस किसी को फोन करने की जरूरत है, किसी की भी आवाज़ सुनने की जरूरत है। मैं अपने कमरे से बाहर निकलने जा रहा हूँ। मैंने अपने छोटे से कमरे का दरवाज़ा बहुत ही आहिस्ता से खोला। मुझे महसूस हुआ कि उस अकेलेपन का डर मेरे मन में अंदर तक बस गया था। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने की गैलरी एकदम अंधेरे से नहाई हुई थी। मेरे मन में बसे उस अंधेरे के कारण शायद वो गैलरी और भी ज़्यादा अंधेरी दिख रही थी। मेरे कमरे के सामने 2 सोडा मशीन रखी थी, जो कि बहुत दिनों से काम नहीं कर रही थी। शायद मेरे मकान मालिक को इन सोडा मशीनों की कोई चिंता भी नहीं थी। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बहुत ही आहिस्ता से बंद किया और दूसरी ओर चल पड़ा। मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया, मगर मुझे उस समय ऐसा करना ही उचित लगा। मैंने ऊपर जाने वाली सीढ़ी पकड़ी और बिल्डिंग के मुख्य दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। तो दरवाज़ा काफ़ी बड़ा और भारी था। मैंने उस दरवाजे में लगे एक छोटे से शीशे से उस बिल्डिंग के बाहर मुख्य सड़क को देखा। बाहर अंधेरा था, बिल्कुल गहरा अंधेरा। कोई राहगीर नहीं दिख रहा था। बारिश के मौसम के कारण शाम के समय भी बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था। मुझे अचानक से शरीर में बिल्कुल सिरहन सी महसूस हुई, जबकि मुझे ठंड नहीं लग रही थी। मुझे लगा कि शायद बाहर हवा चल रही हो, बिल्कुल धीमी धीमी हवा, जिसके होने का एहसास ना हो, मगर वो आपको अंदर ही अंदर कपकपाती रहती है। मैंने निर्णय लिया कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा। बाहर जाने के बजाय मैंने अपना फ़ोन उस दरवाजे के पास किया और उसमें सिग्नल दिखाने लगा। मैं बहुत खुश हुआ। अब समय है किसी और की आवाज़ सुनने का, मैंने खुद से कहा। बिना किसी कारण के डरना मुझे भी अंदर से अजीब लग रहा था। मैंने फ़ोन में देखा और अपनी बेस्ट फ्रेंड सोनम को फ़ोन मिलाया। फ़ोन मिलाने पर 1 घंटी बजी, मगर फिर सन्नाटा छा गया। मैं काफ़ी देर तक फ़ोन को अपने कानों पर लगाया रहा। फिर अचानक से मेरे फ़ोन की घंटी बज उठी और मैं बिल्कुल चौंक गया। मुझे उस अपार्टमेंट के सन्नाटे की इतनी आदत हो गई थी कि अब थोड़ी सी भी आवाज़ मेरे कानों को चुभने लगी थी। हेलो, मैंने पूछा। मुझे उसकी आवाज़ सुनकर एक झटका लगा, कई दिनों बाद किसी के बोले गए स्वर को सुनकर, भले ही वह मेरा अपना हो। मुझे घर के अंदर मेरे कंप्यूटर की और गैलरी में रखे सोडा मशीन के ड्रोनिंग की आवाज़ की ही आदत पड़ चुकी थी। पहले तो मेरे अभिवादन का कोई जवाब नहीं था, लेकिन फिर आखिरकार एक आवाज़ आई। हेलो, इधर से एक आदमी की आवाज़ आई। आवाज़ किसी लड़के की ही लग रही थी और जानी पहचानी सी लग रही थी। मगर इससे पहले कि हमारी बात आगे होती, कॉल कट गई। मैंने अपने फ़ोन में रिसीव कॉल की लिस्ट देखी और पाया कि अभी अभी जिस नंबर से कॉल आया वो अननोन नंबर था। इससे पहले कि मैं इस पर कुछ और सोच पाता, फ़ोन ज़ोर से बज उठा। मुझे फिर से झटका लगा। इस बार मैंने जवाब देने से पहले फ़ोन करने वाले को देखा। यह एक और अननोन नंबर था। इस बार मैंने फ़ोन को अपने कान तक रखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। फिर एक परिचित आवाज़ ने मेरा तनाव ख़त्म किया। संजय? फ़ोन में से उस तरफ से आवाज़ आई। उस आवाज़ को सुनकर मुझे बड़ा सुकून मिला
ओह, तो तुम ही हो। मैंने आवाज़ दिया। तो और कौन होगा? उसने जवाब दिया। अच्छा, ये नंबर? हाँ यार, मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, इसलिए किसी दूसरे के फ़ोन से कॉल मिलाया है तुम्हें। मैं यहीं ऑफिस में हूँ। क्या हुआ? अरे नहीं, बस ऐसे ही कॉल किया था। तुम कहाँ हो इस समय? सोनम ने पूछा। यहीं अपनी बिल्डिंग में हूँ। अच्छा, ऐसा करो तुम मेरी ऑफिस बिल्डिंग में आ जाओ। मैं बस निकल ही रही हूँ। साथ चलकर कहीं डिनर कर लेते हैं। अरे नहीं यार, इतनी रात को किसी अजनबी जगह पर मैं नहीं जाने वाला। मैं हंसते हुए बोला, जबकि मेरे दिल में डर अभी भी बैठा हुआ था। क्या बात कर रहे हो? अच्छा रुको, मैं खुद ही आ जाती हूँ तुम्हारे बिल्डिंग के पास। रुको थोड़ी देर। चलो फिर ठीक है, आ जाओ। कॉल डिस्कनेक्ट हुई और मैंने कॉल लिस्ट देखी। 2 अजीब कॉल्स और बाहर की सुनसान सड़क ने मेरे अकेलेपन को और बढ़ा दिया। शायद बहुत सारी डरावनी फिल्में देखने के कारण ही मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। मुझे अचानक लगा कि दरवाजे की खिड़की पर कोई चीज़ है और मुझे देख रही है। किसी तरह की भयानक काली छाया जो अकेलेपन के किनारे पर मंडरा रही है और बस बेसुध लोगों के सामने आने का इंतज़ार कर रही है। ऐसे मनुष्य के सामने जो भटक गए थे, अन्य मनुष्य से बहुत दूर। मुझे पता था कि डर तर्कहीन था, लेकिन कोई और आसपास नहीं था। इसलिए मैं सीढ़ियों से नीचे गया और अपने कमरे में चला गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ भी डरावना ना देखकर भी मेरा इस तरह डरना मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। सब कुछ सामान्य ही था। एक गलत नंबर से कॉल आया, फिर सोनम से मेरी बात भी हो गई। उसके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, इसलिए उसने मुझे दूसरे नंबर से वापस कॉल किया। कुछ भी अजीब नहीं हो रहा था। फिर भी सोनम से हुई उस बातचीत के बारे में कुछ सही नहीं लग रहा था। उसकी आवाज़ में, बोलने के ढंग में कुछ अंतर था। मुझे पता लगा कि ऑफिस के काम के कारण वो काफ़ी थकी हो सकती है, इसलिए ऐसे बोल रही हो। या यह था? हाँ, यह था। उसने बोला कि वो ऑफिस में काम कर रही है, मगर मुझे और किसी की आवाज़ नहीं सुनाई दी। हो सकता है वो मेरे कॉल के जवाब देने बाहर आई हो, या उस समय तक ज़्यादातर लोग ऑफिस से वापस घर चले गए हो। हाँ, ये हो सकता है। मैं बेमतलब में ही डर रहा हूँ। मैं अपने डर को हंसी में उड़ाकर वापस अपने लैपटॉप में कुछ बचा हुआ काम करने बैठ गया। मैंने सोचा कि सोनम को आने में अभी समय लगेगा ही, इसलिए मुझे तब तक थोड़ा बचा हुआ काम खत्म कर लेना चाहिए। मैंने कानों में हेडफोन लगाया और वॉल्यूम को धीमा ही रखकर गाना सुनते सुनते अपना काम करने लगा। मुझे काम करते हुए लगभग 10 से 15 मिनट ही हुए होंगे कि मुझे किसी की चीख की आवाज़ सुनाई दी। हालांकि मैंने हेडफोन में गाना बहुत तेज नहीं चलाया था, मगर फिर भी बंद दरवाजे के बाहर से आती हुई ये आवाज़ बेशक ही बहुत तेज होगी, वरना मुझे सुनाई नहीं देती। मैंने अपना हेडफोन उतार कर टेबल पर रखा और अपने कमरे के बंद दरवाजे से कान सटाकर खड़ा हो गया। मुझे अब कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। बाहर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था कि तभी मुझे किसी के कुछ बड़बड़ाने की आवाज़ सुनाई दी थी। आवाज़ इतनी साफ नहीं थी कि मैं उन शब्दों को साफ साफ समझ पाता। आवाज़ मेरे कमरे के नीचे से आ रही थी। मैंने सोचा कि इस समय रात में कौन होगा वहाँ पर। वो जगह इस बिल्डिंग की बिजली केंद्र था। मकान मालिक की सोच की दाद देनी पड़ेगी कि उसने इतनी बड़ी जगह को केवल बिजली के पावर हाउस की तरह ही इस्तेमाल किया है। इस बिल्डिंग की खासियत यही थी कि वे अपने ऊर्जा से जुड़ी सारी ज़रूरतें सौर ऊर्जा से ही पूरी कर लेती थी, मगर फिर भी इमरजेंसी के लिए सारे इंतजाम पहले से तैयार थे। मैं अपने दरवाजे से कान लगाकर उस आवाज़ को समझने की कोशिश कर रहा था। वो आवाज़ धीरे धीरे तेज होती जा रही थी, जैसे कि वो शख्स मेरे कमरे की ही तरफ बढ़ रहा हो। अपने दरवाजे को खोलकर उस अंधेरी सी गैलरी से निकलकर नीचे की तरफ जाने की मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। दूसरी तरफ वो आवाज़ अब बंद हो चुकी थी और उसकी जगह किसी के कदमों की आवाज़ों ने ले ली थी। वो कदम बहुत ही तेजी से नीचे से ऊपर सीढ़ियों पर चढ़े जा रहे थे। कुछ देर तक तेज कदमों की आवाज़ आई और फिर एकदम अचानक से बिल्कुल सन्नाटा पसर गया। मैंने गैलरी में लगाए गए कैमरे से मेरे दरवाजे के सामने की गैलरी को अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा। वहाँ पर कोई नहीं था। कुछ क्षणों तक बिल्कुल खामोशी पसरी रही और फिर अचानक से गैलरी में किसी के दौड़ने की आवाज़ आई। उन कदमों की आवाज़ और तेज होती जा रही थी और उसी के साथ मेरे दिल की धड़कन भी। वो आवाज़ मेरे दरवाजे के सामने आकर अचानक से थम गई। मेरी दिल की धड़कनें अब बहुत ही तेज हो चुकी थी।
मेरे कुछ सोच पाने से पहले ही दरवाजे के उस ओर से किसी के दरवाजे पर बहुत ही जोरों से ठक ठकाने की आवाज़ आई और चिल्लाने की आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, कौन है अंदर। उस आवाज़ ने जहन में एक सिनन पैदा कर दी, मगर मुझे अब और नहीं डरना था। इस डर को अभी और इसी क्षण खत्म होना ही था। मैं बहुत तेजी से भागकर अपने अंदर के कमरे में गया और वहां पर रखा बैट अपने हाथों में उठाया और धीमे कदमों से अपने कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। मगर दरवाजे पर ठक ठक की आवाज अभी भी उसी तीव्रता से आ रही थी। मैंने एक बार फिर गैलरी में लगे कैमरे की स्ट्रीमिंग अपने लैपटॉप में देखी। दरवाजे पर कोई नहीं था। मैंने अपना दिल मजबूत किया और एक जोर के झटके से दरवाजे को खोला। दरवाजे पर कोई भी नहीं था। सामने गैलरी में बिल्कुल ही सन्नाटा पसरा हुआ था। मेरे दिल की धड़कनें जो बहुत तेज हो चुकी थी, उन्होंने थोड़ी राहत की सांस ली। मैंने कमरे के अंदर जाने से पहले नीचे की ओर जाती उस सीढ़ियों को एक बार गौर से देखा। वहां कोई भी नहीं था। मैंने खुद को संभाला और अपने कमरे के अंदर जाने लगा। मैं दरवाजा बंद ही कर रहा था कि तभी नीचे की ओर से मुझे किसी के सिसकियों की आवाज आई। वो डर जो कुछ क्षण पहले ही कम हुआ था, अब फिर अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। मगर उस डर को खत्म करने की मेरी जिद ने मुझे उस आवाज के स्रोत पर जाने की हिम्मत दी। मैंने अपने हाथ में थामे उस बल्ले को और जोरों से पकड़ लिया और धीरे धीरे नीचे उतरता जा रहा था। उस क्षण मुझे लगा कि जैसे कोई मुझे पीछे खींचने की कोशिश कर रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। मैंने एक जोर से सांस ली और आगे बढ़ा। उन सीढ़ियों से नीचे उतरते उतरते मैंने मकान मालिक को मन ही मन 2-4 गालियां भी सुना डाली, क्योंकि इतने बड़ी सीढ़ी पर एक भी बल्ब लगाने की जरूरत उसे महसूस नहीं हुई। मैं धीरे धीरे अपने आसपास के चीजों को ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा था। कुछ सीढ़ियां और नीचे उतरते ही मैं नीचे वाले तल में आ चुका था। मुझे महसूस हुआ कि यह जगह वाकई बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी जगह को ऐसे ही खाली क्यों छोड़ा गया, इसका कारण मुझे समझ नहीं आ रहा था। इतनी दूर अंधेरे में चलने के कारण अब मेरी अंधेरे में देखने की आदत हो चुकी थी। दूर एक दीवार में एक छेद के कारण प्रकाश की थोड़ी सी किरण उस जगह को थोड़ी बहुत रोशनी दे रही थी। मुझे अब कुछ कुछ दिखाई दे रहा था। मैं उस जगह में आगे उन सिसकियों के स्रोत की तरफ बढ़ता जा रहा था। रास्ते में कई चीजों से ठोकर खाकर मैं कई बार बाल बाल गिरने से बचा। मैं थोड़ी दूर और बढ़ा तो उस आवाज के स्रोत की तरफ मुझे एक आकृति दिखाई पड़ी। मैंने अपने हाथ में थामे बैट पर पकड़ और मजबूत की और आगे बढ़ता गया। कौन है वहां? मैंने अपने अंदर के डर को छुपाते हुए बोला। वो जगह इतनी खामोश थी कि मेरी आवाज मुझे 10 स्पीकर से निकलती हुई आवाज जितनी तेज लगी, मगर मेरे सवाल के उत्तर में केवल सिसकियों की आवाज ही आ रही थी। उस आवाज की तरफ आगे बढ़ते बढ़ते अब मैं उस आकृति से बस चंद कदमों की दूरी पर पहुंच चुका था। मैं आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक से बहुत ही धीमी आवाज में किसी ने मेरा नाम लिया। अब मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। अब मैं बस भागकर अपने कमरे में जाना चाहता था। मैं कुछ करता उससे पहले ही मैंने उस आकृति को हिलते हुए देखा। वो लगभग घिसटते हुए आगे तिरछे तरीके से चलते हुए मेरे पास आ रही थी। उसको हिलते हुए देखकर मेरे जहन में डर अब इतना बढ़ चुका था कि मेरा पूरा शरीर अब जड़ चुका था। मेरे हाथ पांव अब फूल चुके थे और मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। मेरे दिमाग ने अपने सोचने समझने की क्षमता को बिल्कुल खो सा दिया था। वो आकृति अब बिल्कुल मेरे सामने आ चुकी थी। वो एक बूढ़ी औरत थी। उसके बड़े बड़े बाल थे और बहुत ही पतली काया थी, मगर उसके धड़ सर और 2 हाथों के अलावा उसके शरीर में और कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। उसका सर भी उसके धड़ से आधा ही जुड़ा नजर आ रहा था। उसने धीरे से अपने सर को हिलाया और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में मैंने वो भयानक अंधेरा और अकेलापन देखा। मुझे ऐसा डर और अकेलापन आज तक कभी महसूस नहीं हुआ था। मुझे ऐसा लगा कि अचानक से मेरे जिंदगी की हर खुशी मुझसे हमेशा के लिए छीन ली गई हो। मेरे हाथ से वो बल्ला छूटकर नीचे गिर गया। उस बल्ले के नीचे गिरने की आवाज ने ही शायद मेरे दिमाग को झकझोरा और मैंने अपने डर पर काबू पाते हुए सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगा दी। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर सीढ़ियों की तरफ भाग रहा था।
मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो बूढ़ी औरत भी अपने हाथों के सहारे से आड़े तिरछे घिसटते हुए मेरे पीछे बहुत ही तेजी से आ रही थी। उसके हाथों के बड़े बड़े नाखून जमीन से घिसने से बहुत ही दर्दनाक आवाज आ रही थी। मैं बहुत ही तेजी से दौड़ा जा रहा था कि अचानक से मैंने देखा कि वो बूढ़ी औरत मेरे पीछे नहीं थी। मैंने राहत की सांस ली, मगर अगले ही पल उस औरत ने मेरे ऊपर छलांग लगा दी। मैं जमीन पर गिर चुका था और मेरा पैर वहां एक पाइप के नीचे फंस गया था। मैंने अपना पैर निकालने की कोशिश की, मगर सफल नहीं हो पा रहा था। मैंने सामने देखा वो औरत बड़ी ही तेजी से मेरी ओर दौड़ती आ रही थी। मुझे नहीं पता था कि कोई केवल अपने हाथों के बल इतनी तेजी से कैसे दौड़ सकता था। वो औरत अब मेरे पास आ चुकी थी और मेरे चेहरे पर अपने पैने नाखून गड़ा रही थी। मैं दर्द से कहरा रहा था। मैंने देखा कि अचानक से उस औरत की आंखें बिल्कुल सफ़ेद होती जा रही थी और उसके बाल बड़े होते जा रहे थे। उसकी आंखें अब बिल्कुल ही सफ़ेद हो चुकी थी। उस घने अंधेरे में उसकी आंखें बिल्कुल चमकने लगी थी। उसके बाल भी अब बड़े होते जा रहे थे और मेरे मुंह कान नाक में अंदर घुसे जा रहे थे। कुछ देर तक हिलने डुलने के बाद मेरा शरीर शिथिल हो गया और मैं होश खो बैठा। मुझे नहीं पता था कि मैं कितनी देर बेहोशी की हालत में था। मुझे जब होश आया तो मैंने अपने आप को उसी जगह पाया, मगर अब वहाँ कोई औरत नहीं थी। मैंने आसपास हड़बड़ा कर देखा और जोर से चिल्लाते हुए सीढ़ी के ऊपर बहुत तेजी से चढ़ने लगा। मैं लगभग दौड़ते हुए अपने कमरे के बाहर वाली गैलरी पर पहुंचा और कुछ देर वहां रुककर अपने आप को सांस लेने का मौका दिया और फिर भागते हुए अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा अंदर से बंद था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने दरवाजे पर जोर से ठकठकाना शुरू किया और चिल्लाया, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, कौन है अंदर? दरवाजे के उस ओर से मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी और थोड़ी ही देर में कमरे का दरवाज़ा खुला। जिस शख्स ने दरवाज़ा खोला उसे देखकर मेरे दिल की धड़कनें थम गई। कमरे के अंदर से बाहर आने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। मैं अपने आप को ही अपने सामने देखकर हैरान सा रह गया था, मगर शायद मैं उसको नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि उसने चारों तरफ नज़र घुमाई, फिर नीचे जाती सीढ़ियों को देखा और अपने कमरे के अंदर जाने लगा। मैंने बोलने की कोशिश की, मगर मेरे मुंह से निकले शब्द उसे सुनाई नहीं दे रहे थे। तभी सीढ़ी के नीचे से आई एक आवाज़ ने उसका ध्यान आकर्षित किया। वो थोड़ी देर रुका और फिर सीढ़ियों के नीचे जाने लगा। मैंने उसको नीचे जाने से रोकने की कोशिश की। वो थोड़ा पीछे की ओर मुड़कर देखा, मगर फिर नीचे सीढ़ियों पर उतरने लगा। अगले दिन सुबह मेरे कमरे का दरवाज़ा ना खुलता देखकर सोनम पुलिस वालों को अपने साथ ले आई और उन्हें मेरी लाश नीचे बने उस बिजली घर के ही पास मिली। मगर मैं अभी भी उन सीढ़ियों के नीचे बैठा इंतज़ार कर रहा हूँ किसी इंसान का। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको भी अपनी कहानी मुझे भेजनी है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं। मैं उस पर भी कहानी ज़रूर बनाऊँगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।